Hello, dear students. A very first good morning to all. I hope you all are well and safe. So, from today, we are starting a new journey, and before starting the NCERT, we are going to discuss some basic concept of biology. So, let's start with the basics of biology. So, students, first thing is what is science. So everyone know science word comes from the word scientia, which means to know or knowledge. जो वर्ड साइंस है वो किस वर्ड से आया है? साइंसिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज के बारे में जानना या उस चीज की नॉलेज लेना। उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज बायोलॉजी, जो कि हमें पढ़नी है। और आज से हम अपनी एक नई जर्नी 11th बायो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उसको एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम सब्जेक्ट की जो सोल है उसको टच करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें कवर करना है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके और टॉप तक जाएंगे। हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डीप लेवल तक हमको जाना है, जिससे हमारे मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऑलमोस्ट हम सभी क्वेश्चन है वो कर पाए। तो व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स और इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। इसको साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और कई फॉरेन कंट्रीज में बायोलॉजी सब्जेक्ट की जगह इसको एज ए लाइफ साइंस भी बोला जाता है। इसको जैसे हम बायोलॉजी यूज करते हैं, ऐसे ही कई फॉरेन कंट्रीज में इसको लाइफ साइंस बोला जाता है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लाइफ। तो अब सबको क्लियर है कि बायोलॉजी है क्या? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग फॉर्म्स, कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो किसके बारे में? लिविंग फॉर्म्स के बारे में डील करती है। स्टडी हम उसके बारे में करते हैं, लिविंग फॉर्म्स के बारे में। जो टर्म बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बनी है। ग्रीक वर्ड है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और लोगोस, लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्लियर है? और आल्सो कॉल्ड एज लाइफ साइंस, और ये हमने बात कर चुके हैं। इसको और क्या बोला जाता है? इसको हम बायो साइंस भी बोलते हैं। तो बायोलॉजी बोलो, लाइफ साइंस बोलो, बायो साइंस बोलो, एक ही मतलब है। क्लियर है? तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, या जो फर्स्ट मेजर बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, वो किसने दी थी? एक कौन थे? ग्रीक नेचुरलिस्ट एरिस्टोटल। ये याद रखना, कई बार पूछा जाएगा कि एरिस्टोटल के बारे में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको हम और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। जो सबसे पहले बायोलॉजी की फील्ड में जिन्होंने काम स्टार्ट किया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? एरिस्टोटल। क्लियर है? जो टर्म बायोलॉजी है वो किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे, डी लैमार्क और जी ट्रीविरनेस। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो टर्म है बायोलॉजी वो दी थी। क्लियर है? एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले, जब स्टार्टिंग जो बायोलॉजी को सबसे पहले स्टार्ट करने वाले यही थे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? बॉटनी और जूलॉजी। मेनली दो ब्रांच है बायोलॉजी की, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी किस में डील करती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर है? बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स।
क्लियर है। उसके बाद है द साइंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, क्लियर है। फिर है जो बॉटनी वर्ड है वो कहाँ से आया था, वो भी ग्रीक वर्ड बोटानी से आया था, BOTANE, विच मीन्स पास्चर और प्लांट। उसका मतलब क्या होता है, पास्चर और प्लांट। तो बोटनी को और हम क्या बोलते हैं, बोटनी के लिए एक और जो टर्म है वो यूज की जाती है, फाइटोलॉजी। फाइटो का मतलब हमेशा बायोलॉजी में कहीं भी आए, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और लोगोज का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो फाइटोलॉजी भी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया या कई अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे बोटनी की जगह है, इसको क्या बोला जाता है, फाइटोलॉजी। तो फाइटोलॉजी बोलो या बोटनी बोलो, मतलब एक ही है। फाइटो का मतलब प्लांट और लोगोज का मतलब स्टडी। उसके बाद है थियोफ्रेस्टस, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बोटनी। जो थियोफ्रेस्टस है उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बोटनी। और जो थियोफ्रेस्टस थे वो उन्हीं के शिष्य थे, किसके, एरिस्टोटल के, ठीक है। उन्हीं के स्टूडेंट थे, किसके, एरिस्टोटल के। एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। और उनके जो स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बोटनी, क्लियर है। जूलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू ये किस वर्ड से आया है, जून। जून का मतलब होता है एनिमल, और लोगोज का मतलब स्टडी। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना, अगर कोई पूछे कि बायोलॉजी के फादर कौन है तो एरिस्टोटल, क्लियर है। और जूलॉजी के पूछे अलग से तो भी एरिस्टोटल, लेकिन पूछे फादर ऑफ बॉटनी कौन है तो थियोफ्रेस्टस, क्लियर है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, क्लियर है। उसके बाद इन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इनके बारे में कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अब ये क्या है, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो क्वेश्चन पूछा जाना भी रेलिवेंट है। तो ये क्या थे, एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या था, 384 टू 322 BC, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है इनको, फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने इस बुक में कई जो एनिमल्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी, ठीक है। इसलिए इनका इंटरेस्ट किस में था, एनिमल्स में ज़्यादा था, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी इनको बोला जाता है। इन्हीं के स्टूडेंट थे नेक्स्ट थियोफ्रेस्टस, क्लियर है, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। टाइम पीरियड क्या था, 370 BC टू 287, क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये क्या है, 287 BC। ये भी ग्रीक बोटनिस्ट थे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बोटनी। इन्होंने सबसे पहले 500 जो 500 प्लांट हैं फूड और जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, ऐसे प्लांट्स जिसके फूड और मेडिसिनल वैल्यू है, ऐसे 500 प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी थी। और ये सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, मीन्स जो जितना लिटरेचर आज के दिन अवेलेबल है उसमें सबसे पुराना जो लिटरेचर है वो इन्हीं का है प्लांट्स के बारे में। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। बुक का नाम कहीं भी आए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो नोट डाउन करते रहना। और ये जो है ये आपको नोट्स कॉपी में बनाने हैं, नोटबुक में ये राइट डाउन करना है आपको। मैं ये जो PDF है वो शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अभी नोट डाउन ज़रूरत नहीं है करने की, अभी चीज़ों को समझो, ठीक है। क्योंकि
बायोलॉजी जो है कहीं तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि हमें याद करना पड़े, नहीं तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आप रट्टा मारोगे, याद करोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक एक कंसेप्ट को बेसिक से लेके बिल्कुल डीप तक करेंगे, और ऐसा करेंगे कि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो हमें करते टाइम, जब हम क्लास लेते रहेंगे उसी टाइम हमें याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो थियोफ्रेस्टस थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो कि क्या है, ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी, कि बॉटनी की फील्ड में सबसे पुराना जो लिटरेचर है वो कौन सी बुक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इस बुक में इन्होंने 480 प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, बायोलॉजी इज दी साइंस ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। मीन्स कोई सिंपल सा एग्जाम्पल है कि 10 आदमी हैं, 10 आदमी तो में से 9 तो जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, और एक क्या चलेगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या होगा, जैसे मैं बोलूँगा कि सभी प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर है, तो उसी में हमें कई सारे एक्सेप्शन मिल जाएंगे। कई प्लांट्स क्या होंगे, क्या जो एल्गी वगैरह है, कई क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। ऐसे ही हम बोलेंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सारे उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होगी, जाइलम वेसल उनके अंदर प्रेजेंट होगी। लेकिन कई सारे एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसके अंदर वेसल एब्सेंट होती है, तो वो एक्सेप्शन है। तो बायोलॉजी में आपको कई सारे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उन्हीं एक्सेप्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी एक्सेप्शन आए उनको नोट डाउन करते जाना, और वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम जिम्नोस्पर्म जो कैटेगरी है प्लांट्स की, उसकी बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कई फैमिली जिम्नोस्पर्म की ऐसी है उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट है, तो वो एक्सेप्शन है। तो बायोलॉजी में बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और एक्सेप्शंस जहाँ भी आए उनको नोट डाउन करना, वो इम्पोर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की जो मेजर ब्रांचेज है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है उसमें एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, डाइसेक्शन करने के बाद। किसी ऑर्गेनिज्म का हमने डाइसेक्शन किया उसकी बॉडी का, और हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस ब्रांच के अंडर आएगा, एनाटॉमी। ठीक है, क्लियर है। एनाटॉमी क्या है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल आफ्टर डाइसेक्शन। डाइसेक्शन करने के बाद अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या है, एनाटॉमी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब लिविंग, और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री। तो लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट है, उन बायोकेमिकल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। मींस लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी केमिकल्स होंगे उसकी स्टडी किस ब्रांच के अंदर करते हैं हम, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसे क्या क्या है, हमारे अंदर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, और कई सारे जो केमिकल्स हैं वो प्रेजेंट है। उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन हम कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है, सेल चैप्टर आप छोटी क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। तो साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनली, कि सेल और सेल के अंदर जितने ऑर्गेनली प्रेजेंट है उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की जो स्टडी जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। क्लियर है।
तो साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनली। उसके बाद है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, मीन्स हम एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है, मीन्स टेम्परेचर लिविंग थिंग्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वाटर कैसे इफेक्ट कर रहा है, सोयल कैसे कर रही है, और डिफरेंट गैसेज जो एनवायरनमेंट में है वो कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रही है। तो वो सब हम किस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के जो रिलेशनशिप है वो हम कौन सी ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं? इकोलॉजी। क्लियर है? उसके बाद क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग और बर्थ। कि भाई आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था 10th क्लास में, तब आपने क्या पढ़ा था? मेल और फीमेल गैमेट मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो स्टेज है, मीन्स जाइगोट से और एम्ब्रियो जब फॉर्म होगा उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो हम स्टडी करते हैं। मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है? एम्ब्रियो और लॉजी मीन्स एम्ब्रियो की स्टडी करना, और एम्ब्रियो कब बनता है? जाइगोट बनने के बाद। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स एक्शंस इन एनिमल्स। आपने 10th में हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा था। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, भाई पैनक्रियाज हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस हो गई, वो सब क्या है? हार्मोन रिलीज करती हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो एंडोक्राइनोलॉजी है उस ब्रांच के अंडर हम क्या स्टडी करेंगे? डिफरेंट जो हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है और हार्मोन्स हैं उनको स्टडी करेंगे। डिफरेंट हार्मोन्स है वो क्या क्या उनका फंक्शन है वो सब हम कौन सी ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इवोल्यूशन। सबसे इंटरेस्टिंग जो ब्रांच है वो बायोलॉजी की क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई और उसमें टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेज आए। मीन्स जो लाइफ है, जो जीवन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसमें क्या क्या चेंजेज आए, वो सब हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? इवोल्यूशन के अंदर। कि हम कैसे इवोल्व हुए, या डिफरेंट जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो कैसे इवोल्व हुए, उनका जो विकास है वो कैसे हुआ है, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, वो सब हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? इवोल्यूशन के अंदर। तो इवोल्यूशन क्या है? स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन और डिसेंट ऑफ स्पीशीज। कि जो स्पीशीज है वो कैसे उन्होंने अपने आप को इवोल्व किया है एक टाइम पीरियड में। क्योंकि जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है वो 1 या 2 दिन की नहीं होती, हजारों सालों करोड़ों साल लग जाते हैं जब जाके इवोल्यूशन होता है। वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो इवोल्यूशन क्लियर है कि इवोल्यूशन बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं। लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे जीवों का विकास हुआ, कैसे वो इवोल्व हुए। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप। जब जो टिश्यू होते हैं, आपको पता है सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यू। एडिपोज टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? टिश्यू के। तो टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर उसको स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन। तो इम्यूनोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? इम्यून सिस्टम की
कि कैसे हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रजिस्ट करता है इन्फेक्शन के लिए। इम्यूनोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? एडवर्ड जेनर। उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कई सारी स्टोरी हैं बायोलॉजी के अंदर जो आगे हम देखेंगे कि कई जो इन्वेंशंस हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक का इन्वेंशन कैसे हुआ, या जैसे इम्यूनोलॉजी की बात करें, जो इम्यूनोलॉजी के जो फादर है एडवर्ड जेनर, उन्होंने इम्यूनोलॉजी की स्टार्टिंग की थी। और वो स्टार्टिंग कैसे हुई थी, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि उनके घर पे एक दूध वाला आता था दूध देने, और उस टाइम जो एक बीमारी होती थी, डिजीज होती थी पुराने टाइम में, अब तो नहीं है, अब तो उसकी वैक्सीन बन गई और वो खत्म हो गई, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज थी और वो बड़ी लीथल थी, मीन्स उसमें जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग उसमें मरते थे। एक एक ये होता था, कई कई बार तो गांव में हर एक घर में एक या दो डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम वैक्सीन नहीं थी, जो इम्यूनोलॉजी की ब्रांच थी वो नहीं थी, इतना मेडिसिन की जो ब्रांच थी उसमें इतना काम नहीं हुआ था। तो जो एडवर्ड जेनर थे उनके घर पे कौन आता था? एक दूध वाला आता था। तो उन्होंने, एडवर्ड जेनर ने उससे पूछा कि भाई तुम दूध देते जा रहे हो, क्या तुम्हारे गांव में ये जो स्मॉल पॉक्स है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, सबके घर में इतने बीमार लोग पड़े रहते थे, और वो दूध वाला तब भी उसको दूध देने आया था। उसने पूछा कि तुम्हारे वहाँ ये जो डिजीज है वो स्प्रेड नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, तो उनको बोला कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ काउपॉक्स है, काउपॉक्स जिसको होता है उसको ये वाला स्मॉल पॉक्स नहीं होता। मीन्स काउपॉक्स भी एक डिजीज है, लेकिन जो काउपॉक्स डिजीज थी वो लिथल नहीं थी, उसमें डेथ रेट नहीं था, मीन्स उसमें आदमी की डेथ नहीं होती थी। तो वहीं से एडवर्ड जेनर के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये कैसे हो सकता है कि जो मिल्कमैन है, फिर उन्होंने पता किया कि जो मिल्कमैन था, जो दूधिया था, उनके गांव में जो इस बिजनेस से जुड़े हुए थे, दूध वाले से, उनके किसी के भी स्मॉल पॉक्स नहीं था, जबकि और जो आसपास के जो गांव थे उनमें सब में स्मॉल पॉक्स है वो बड़े स्तर पे फैला हुआ था। तो उन्होंने वहाँ से आइडिया लगाया कि जिसके अंदर जो ये काम कर रहे, जिसके अंदर काउ पॉक्स है, जो काउ पॉक्स डिजीज जिसके अंदर थी, उसके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि जिसको, जो काउपॉक्स का जो वो था, वायरस था, जिसको जो इन्फेक्टेड था काउपॉक्स से, उससे उसका जर्म लिया और अपने खुद के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया, इंजेक्शन उसका लगा लिया, मीन्स खुद को काउपॉक्स से अपने आप को इन्फेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने किया खुद को और अपने बेटे को भी, अपने बेटे को भी उन्होंने किससे? काउपॉक्स से इन्फेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया? अपने आप को स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर काउपॉक्स से उन्होंने अपने अंदर इन्फेक्शन कर लिया। तो फिर उनको कंफर्म हो गया कि जिसको काउपॉक्स था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, और यहीं से इम्यूनोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी। तो उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई। वैक्सीन की जो शुरुआत थी वो एडवर्ड जेनर ने ही की, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। एंटीबायोटिक की भी ऐसी ही स्टोरी है। वो एंटीबायोटिक जो इन्वेंशन हुई थी, वो इन्वेंशन एंटीबायोटिक करना ही नहीं चाह रहे थे, वो तो कुछ और काम कर रहे थे, और हो गया एंटीबायोटिक का इन्वेंशन। वो भी हम फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो क्या है? लिम्नोबायोलॉजी। लिम्नोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स। जो वाटर बॉडीज हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लिम्नोबायोलॉजी। क्लियर है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी।
तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना। हमने एक तो एनाटॉमी की बात करी थी, तो एनाटॉमी में तो क्या था कि हम किसी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी का डाइसेक्शन करके उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे कि उसके अंदर सेल्स कैसी हैं, टिश्यू कैसे हैं, ऑर्गन कैसे हैं, ये सब हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हम उसकी आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। भाई जो हमें बाहर से दिख जाए बिना डाइसेक्शन करे, जो हमें बाहर से दिख रहा है उसकी स्टडी करना, वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। जैसे हम किसी प्लांट की बात करें तो हमें बाहर से क्या दिख जाएगा, ग्रीन कलर के लीव्स हैं, फ्लावर का कलर ऐसा है, ठीक है। तो वो सब हमें किसी की विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं बिना डाइसेक्शन करे कि फ्लोर का कलर कैसा है, लीफ का कलर कैसा है, लीफ कंपाउंड है या सिंपल है, मार्जिन है या नहीं है, जो मतलब हमें बाहर से दिख रही है वो क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी उस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाएगी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम, कि जो फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी, ठीक है, क्लियर। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ वो मिल रहे हैं, उस सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी। उसके बाद है पेलियोजूलॉजी। ऐसे ही जैसे पेलियोंटोलॉजी था स्टडी ऑफ फॉसिल, अब इसके आगे जूलॉजी लग गया तो स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल। भाई पेलियोंटोलॉजी में तो स्टडी ऑफ फॉसिल था, अब अगर स्पेशली हम एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पेलियोजूलॉजी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पेलियोजूलॉजी। नेक्स्ट है, अब क्या आ गई, अब ये आपकी ब्रांचेज है, और भी ब्रांचेज हैं, हम फिर कभी बात करेंगे, और कई सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मेजर ब्रांचेज यही हैं, ठीक है। अब है बुक्स, कई सारी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो है, इन पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एक लेक्चर और होगा हमारा बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी या बेसिक्स ऑफ लाइफ साइंस करके, उसके बाद हमारा जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड या द लिविंग वर्ल्ड, उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। बिल्कुल बेस से हम लेके चलेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे। तो जितना आज हमने किया है ये सब आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है उसमें किसी को डाउट नहीं होगा। सब बेसिक सी चीज़ें हैं कि बायोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, किन्होंने स्टार्ट की, कौन फादर है बायोलॉजी का, कौन जूलॉजी का, और कुछ हमने ब्रांचेस देखी किस किस की हम स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या हमें 2 साल में पढ़ने को मिलेगा 11th और 12th बायोलॉजी, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और बेसिक्स की बात करेंगे बायोलॉजी के। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर एंड बाय।